हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, अगर आपका दिस इज सपोज एक रैंडम आइसोलेटेड कंडक्टर है, राइट। आइसोलेटेड आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। और मान लीजिए ये कंडक्टर चार्ज भी है, मतलब इस कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो भी चार्जेस कंडक्टर पे आप डालोगे वो चार्जेस सरफेस पे ही रिसाइड करते हैं। जो एक्स्ट्रा चार्जेस आप कंडक्टर पे डालोगे वो चार्जेस कहाँ पे चले जाते हैं, सरफेस पे। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर पे और सारे चार्जेस कहाँ पे हैं, सरफेस पे, इस तरह से, है ना। ऑल चार्जेस resides on the surface of conductor। जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे कहाँ पे रिसाइड करेंगे, सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता। और हमने कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये भी पढ़ा था कि अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है कंडक्टर की, वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वो कितनी होती है, जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हमने कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो ये दो चीजें मैं लिख देता हूं क्योंकि आप ऑलरेडी इसे जानते हो। सो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है कि एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन isolated conductor lies entirely on its surface। ये पहला पॉइंट है, राइट, जो कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज डालोगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कितना होगा, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये भी हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अच्छा, अब आपको एक इक्वेशन देखो याद होगा, हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो इक्वेशन ये पढ़ा था, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ इनिशियल पॉइंट का लिमिट टू द फाइनल पॉइंट का लिमिट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला सभी को याद है, राइट, दिस फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला देखो सबसे बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इस फॉर्मूला को, राइट। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं ई की वैल्यू जीरो डाल दूं, ठीक है, तो ई की वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में मैं जीरो डाल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल initial point to the final point E dot ds। if I take, suppose if I draw a diagram over here, right, it's a conductor, isolated conductor which is charged, and suppose inside the conductor if I take a point I, it's a initial point over here, ठीक है, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, और ये कंडक्टर के अंदर कोई एक फाइनल पॉइंट है एफ। सपोज मैं ये दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर कोई चार्ज अंदर होता और उस चार्ज को मान लीजिए आप यहां से
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इस रास्ते से, रास्ता नंबर ए। सपोज करिए कि आप एक चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक दूसरे रास्ते से लेके आ रहे हैं, रास्ता नंबर बी। तो ये दो रास्ते हैं, दिस इज वन वे, दिस इज अनदर वे। ओके, सो यू नो दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। सो व्हेन यू पुट हियर is 0, when we put E as a 0, right, inside the conductor, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। दैट मीन्स यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या है? सेम है। दीज टू पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना? पोटेंशियल इज इक्वल टू यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अगर पोटेंशियल ही जीरो है, मान लीजिए, है ना, अगर पोटेंशियल, देखिए एक्चुअली ये जो V है ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V हम लोग लिखते हैं, ये होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है रियलिटी में, राइट। तो इसको एक्चुअली डेल्टा V लिखना चाहिए, बट फॉर द कन्वेंशनल रीजंस इसको V ही लिखा जाता है। बट जहां पे आपको V दिखे तो समझ जाना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस। और डिफरेंस पता है आपको कि दो चीजों के बीच का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस होता है ना। तो एक्चुअली इसको डेल्टा वी लिखना चाहिए। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस W वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है ना ये। तो ये जो आपका VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस अपॉन Q नॉट, राइट। बस बट टू दिस ये दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इज 0, क्योंकि VF इज इक्वल टू VI है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप कोई चार्ज को मूव करते हो, राइट, कंडक्टर पे, कंडक्टर के किसी पॉइंट से कंडक्टर के किसी दूसरे पॉइंट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कंडक्टर के किसी पॉइंट से कंडक्टर के किसी दूसरे पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हो तो वहां केस में वर्क डन कितना होगा? वहां के केस में वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वहां के केस में वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, तो यहां से एक चीज हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब ये स्टेटमेंट आपको देखना है कि अगर आप किसी कंडक्टर पे कोई भी एक्सेस चार्ज डालते हो तो सारा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे। ये बात आपको याद रखनी है। सारा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे। तो E इज इक्वल टू इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाता है? E इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और VF इज इक्वल टू क्या हो जाता है? VI। इससे क्या पता चलता है? एन एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर सो दैट all points of conductor whether on the surface or inside comes to the same potential। मतलब आप कंडक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, टेक एनी पॉइंट, चाहे आप पॉइंट ये ले लो, चाहे 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 पॉइंट ये, टेक एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही होगा। उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। मतलब जितना पोटेंशियल पॉइंट M का है उतना N का है, उतना Z का है, उतना K का है, उतना L का है, उतना O का है, उतना B का है, उतना C का है, राइट। हर पॉइंट का पोटेंशियल कंडक्टर पे क्या होगा? सेम ही होगा। याद रखना, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही होगा। अच्छा, अब दिस इज ट्रू इवन इफ कंडक्टर हैज इंटरनल कैविटी। मान लीजिए ऐसा है कि कंडक्टर आपका ऐसा है, ये कंडक्टर है
और कंडक्टर के अंदर कैविटी है, दिस इज कैविटी। कैविटी मतलब हॉलो पोर्शन, अंदर से खोखला है कंडक्टर। अगर तो मान लीजिए आपने एक्सेस चार्ज डाला कंडक्टर के ऊपर, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पे, राइट, आउटर सरफेस पे। अब आपको ये तो पता है कि कंडक्टर पे आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कैविटी के अंदर क्या होगा, कैविटी के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना यहां पे होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्यों, क्योंकि कैविटी के अंदर अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो यहां के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है ना। तो आपको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बट क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड द कैविटी क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं। तो अगर कुछ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा जीरो, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, हैज द सेम पोटेंशियल, दिस इज ट्रू even if the conductor has an internal cavity, and even if that cavity contains a net charge। तो ये जो ऊपर का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तभी भी सही है अगर कंडक्टर के अंदर इंटरनल कैविटी है। और अभी तो देखो कैविटी में मैंने कोई चार्ज नहीं रखा था, मान लो कैविटी में अगर मैं चार्ज रख दूं फिर भी ये स्टेटमेंट सही ही रहेगा। देखिए किस तरह से, मान लीजिए ये अभी मान लीजिए कि आपका एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए आपका ये शेल है, स्पेरिकल शेल, ठीक है, ये स्पेरिकल शेल है, मान लीजिए मेटल का बना हुआ है। अब इस स्पेरिकल सेल के अंदर क्या है, ये कैविटी है, स्पेरिकल सेल के अंदर क्या है, कैविटी है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये जो स्पेरिकल सेल है, इस स्पेरिकल सेल के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू, इस स्पेरिकल सेल के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव क्यू, किसके ऊपर, स्पेरिकल सेल के ऊपर। अब मान लीजिए मैं इसके कैविटी के अंदर एक चार्ज रख देता हूं, मैं इसके कैविटी, इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +2q inside the cavity, let's see what happens, right। अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं जिसका मैग्नीट्यूड +2q है कैविटी के अंदर, तो देखिए क्या होगा, सेम शेल, ठीक है, अंदर मैंने चार्ज कितना रख दिया, मान लीजिए अब +2q, ठीक है। तो देखिए होगा क्या,
स्पेरिकल शेल पे ऑलरेडी चार्ज कितना था, माइनस क्यू था। ऑलरेडी स्पेरिकल शेल पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू था। कितना चार्ज था, माइनस क्यू। और यहां पे अभी जो प्लस टू क्यू हमने अंदर रखा, ये कैविटी के अंदर रखा हुआ है हमने, ये कैविटी के अंदर हमने रखा हुआ है इस प्लस टू क्यू क्यू। और ये सॉलिड है, राइट। ये जो पोर्शन है दिस इज सॉलिड। ये इतना पोर्शन शेल है ना, ये बॉल की तरह है, मेटल की बॉल की तरह, जो कि अंदर से खाली है, खोखला है, हॉलो है, इसलिए इसको शेल बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। ये जो सॉलिड है ना, ये जो कंडक्टर है जिसको हम स्पेरिकल शेल बोल रहे हैं, जो मेटल का बना हुआ है, ये प्लस टू क्यू यहाँ है ना, तो यहाँ इनसाइड में, इनसाइड सरफेस में, शेल के इनसाइड सरफेस में प्लस क्या करेगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। प्लस चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए पॉजिटिव टू क्यू ने नेगेटिव टू क्यू, तो ये इनसाइड का जो सरफेस है ना शेल का, वहां पे कितने चार्जेस कलेक्ट हो गए हैं, तो सिंपल सा आंसर है माइनस टू क्यू। सिंपल सा आंसर है, कितना चार्जेस कलेक्ट हुए हैं सेल के इनसाइड सरफेस पे, इनसाइड वाले सरफेस पे कितने चार्ज कलेक्ट हुए, माइनस टू क्यू। क्यों कलेक्ट हुए, क्योंकि पॉजिटिव ने उनको खींचा, राइट। तो अब यहां से जो चार्जेस कलेक्ट हुए हैं वो कितने हैं, ये कहां पे कलेक्ट हुए हैं, इनसाइड सरफेस पे, इनसाइड सरफेस पे। ऑलरेडी शेल पे चार्ज कितना था, देयर वॉज टोटल चार्ज ऑन शेल वॉज माइनस क्यू। टोटल चार्ज ऑन शेल वॉज माइनस क्यू, है ना। कितना था, माइनस क्यू। लेकिन माइनस टू क्यू यहां आ गया, ठीक है। माइनस क्यू टोटल चार्ज था। अब माइनस क्यू में से माइनस क्यू जो टोटल चार्ज था शेल के ऊपर, माइनस क्यू यहां आ गया। माइनस टू क्यू कहां आ गया, इनसाइड द सरफेस पे आ गया। तो आउटर सरफेस पे बचा क्या, सोचिए। ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ शेल, यहां पे कितना चार्ज कितना चार्ज बचा, बताइए बताइए कितना चार्ज बचा। देखिए शेल पे कितना चार्ज था, माइनस क्यू। माइनस क्यू में से माइनस टू क्यू यहां आ गया, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि माइनस क्यू था, तो वो माइनस क्यू नीचे आया, तो अब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। शेल क्या हो गया, न्यूट्रल, है ना। शेल क्या हो गया, न्यूट्रल। बट माइनस क्यू और नीचे आया, क्योंकि माइनस टू क्यू आया ना, तो ऊपर क्या बचा, प्लस क्यू। देखिए बात समझ में आ रही है कि इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कितना है, प्लस टू क्यू है। तो प्लस टू क्यू ने क्या किया, पहले माइनस क्यू को नीचे खींचा। ये जो माइनस क्यू चार्ज था ना अवेलेबल, इसको नीचे खींचा, तो ऊपर क्या हो गया, क्या बचा, न्यूट्रल। कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि माइनस क्यू जो चार्ज थे वो नीचे आ गए, नीचे के सरफेस पे। फिर से माइनस क्यू और खींचा, तो वो न्यूट्रल था, और माइनस क्यू और खींचा तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये सरफेस पे कौन से चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये सरफेस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव क्यू। तो बात समझ में आ रही है। आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कितने चार्जेस कलेक्ट हुए हैं, आउटर सरफेस पे कितने चार्जेस कलेक्ट हुए हैं, प्लस क्यू। इनर सरफेस पे कितना चार्ज कलेक्ट हुआ, माइनस क्यू। कैविटी के अंदर हमने चार्ज कितना रखा था, प्लस टू क्यू। ठीक है, ये आपको याद में रखना। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे प्लस टू क्यू बना दूं जो कैविटी के अंदर हमने रखा है, तो व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज हाउ मच, कितना हो गया, प्लस टू क्यू माइनस क्यू। तो आंसर कितना आता है, प्लस क्यू। सिस्टम के ऊपर का नेट चार्ज कितना है, प्लस क्यू है ना, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। और याद रखना, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, नेट चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट आउटर सरफेस, नेट चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट आउटर सरफेस। तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस क्यू कहां आ चुका है, प्लस क्यू आउटर सरफेस पे आ चुका है, दिख रहा है ना।
तो आपके कंडक्टर में कैविटी हो ना हो, अगर कुछ चार्ज है या ना है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कंडक्टर पे वो हमेशा आउटर सरफेस पे ही आएंगे, आउटर सरफेस पे। तो नेट चार्ज कितना था? प्लस क्यू था। और देखिए आपको दिख रहा है प्लस क्यू कहाँ गए? आउटर सरफेस पे। कहाँ गए? आउटर सरफेस पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक शेल है ये, दिस इज सपोज स्फेरिकल शेल, राइट। और हम लोग सपोज यहाँ पे ये सेंटर है सेल का, और यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर, ठीक है। और एक ग्राफ नीचे और बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। आर इज द व्हाट? आर इज द डिस्टेंस। आर इज द डिस्टेंस। आर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा? मीटर में होगा। डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा? वोल्ट पर मीटर में होगा, या फिर न्यूटन पर कूलम में। और ये क्या होगा? ये वोल्ट में होगा या फिर किलो वोल्ट में होगा, ठीक है। केवी मतलब किलो वोल्ट। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करूं ऐसे, ये देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। आपको वी का फॉर्मूला पता है? वी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो इसका देखिए जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे, और यहां से ऐसे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो इस तरह से, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां तक। और फिर यहां से इस तरह से। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। देखिए ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना, इसलिए आउटर में ऐसे है। और यहाँ पे e क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो कर्व का नेचर जो है वो कुछ इस तरह से। याद रखिए अंदर की कैविटी पे पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल, चाहे आप पॉइंट कैविटी के अंदर ले लो चाहे यहां ले लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसलिए देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है यहां से लेके आउटर सरफेस तक। ये आउटर सरफेस तक है, ध्यान दीजिएगा। सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। हाँ, बट अगर आप सरफेस से दूर जाते हो और तो पोटेंशियल घटने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0 0 0 0 0। सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुई। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद वो घटने लगी जैसे सरफेस से आप दूर जाओगे, ठीक है। हाँ, बट इनसाइड कितनी है? 0 है। तो ये अगर ये मैं इसका रेडियस मान लूं कैपिटल आर शेल का, तो ये यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है? कैपिटल आर है। यहां से यहां तक कितना है? ये कैपिटल आर है, राइट। तो एक बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत स्पेशल है। ये प्रॉपर्टी क्या है? बहुत स्पेशल है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो ये मान लीजिए एक बॉक्स है मेटल का, राइट। सपोज दिस इज मेटल का बॉक्स, या फिर आपकी लिफ्ट है। सपोज लिफ्ट, लिफ्ट पूरा मेटल का बना होता है ना। लिफ्ट आपकी जो होती है लिफ्ट, देखिए आपको पता होगा लिफ्ट में जब आप फोन लेके जाते हो तो फोन का नेटवर्क चला जाता है। लिफ्ट में फोन का नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आपका जो सेल्यूलर नेटवर्क होता है, सेल्यूलर नेटवर्क होता है वो क्या होता है? चला जाता है। नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो सिंपल सी बात है, बाहर से सिग्नल्स आ रहे हैं। जो टावर होता है एयरटेल का, डोकोमो का, बीएसएनएल का, वहां से सिग्नल्स तो आ रहे हैं। तो मान लीजिए ये सिग्नल आ रहा है,
ऐसे, ठीक है, सिग्नल यहां से ऐसे आ रहे हैं, बट ये सिग्नल वहां से आ रहे हैं, तो होता क्या है इस मेटल बॉक्स पे, अब ये देखिए यहां से आ रहे हैं ना, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कोई होगा, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर से ही सिग्नल्स आते हैं, पॉजिटिव के अंदर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। ये बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो पॉजिटिव के पास कौन आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन कलेक्ट हो जाता है, नेगेटिव कलेक्ट हो जाते हैं। कौन कलेक्ट हो जाएगा इस साइड में, नेगेटिव, है ना, कौन कलेक्ट हो गया, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होता है, एफिनिटी होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये नेगेटिव यहां से यहां आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव इस साइड आ गए, पॉजिटिव उस साइड रह गए, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड वाली है जो क्रिएट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल वाली, ठीक है। एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहां जा रही है, ऐसे, ये एक्सटर्नल वाली है, एक्सटर्नल, और इंटरनल वाली कहां जा रही है, ऐसे, ये क्या है, इंटरनल वाली है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। तो ये अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूं थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्लैश होगा, क्लैश होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट कर देंगी, क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। तो ई इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, ई एक्सटर्नल प्लस माइनस ई इंटरनल, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल बराबर हो जाती है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना। इसीलिए जब आप दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाएगी, अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम्स व्हाट, जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचती है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचती है। तो अगर मैं इसका अच्छे से फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये रहा आपका लिफ्ट, ये आपका रहा लिफ्ट, ठीक है। इनसाइड द लिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही, याद रखना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने और इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहां से जो बाहर के सिग्नल्स आ रहे हैं ऐसे, और ऐसे वो चले जाते हैं। और याद रखना ये सरफेस पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंडक्टर के सरफेस पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इस साइड में कौन से चार्जेस कलेक्ट हो गए थे, नेगेटिव, और इस साइड कौन से चार्जेस कलेक्ट हो गए थे, पॉजिटिव। तो इस कंडक्टर ने किसका काम किया, इस कंडक्टर ने शील्ड का काम किया, इस कंडक्टर ने शील्ड का काम किया, शील्ड की बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने अंदर आने ही नहीं दिया, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मेटालिक कंडक्टर या फिर इस लिफ्ट ने आने ही नहीं दिया। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, राइट। मतलब बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए, अगर आपको बचना है तो सिंपली आप एक किसी मेटल बॉक्स के अंदर चले जाओ, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप पे कुछ नहीं कर सकती। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। इसलिए आपको देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि बाहर के जो कुछ देश है ना, वहां पे जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स के शीशों पे, शीशे मतलब जो मिरर होते हैं, मिरर्स पे भी मेटल की कोटिंग की जाती है, ताकि बाहर से कोई नेटवर्क
सेलुलर नेटवर्क ट्रेन के अंदर आ ही ना सके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग की वजह से। नहीं तो होता क्या है कि जनरली ट्रेन में लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं अगर नेटवर्क आ जाए तो, जिसकी वजह से बगल के जो लोग होते हैं पैसेंजर्स, उनको डिस्टर्ब होता है, उनको डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि चिल्ला के बात करते हैं, नेटवर्क का इशू होता है ना इंडियन ट्रेन में। लेकिन जो बाहर की ट्रेन होती हैं उनमें क्या करते हैं वो लोग कि पूरी ट्रेन को मेटल से कवर किया जाता है। इवन विंडोज पे भी फाइन फाइबर मेटल का थिन लेयर बिछाया जाता है विंडोज पे, तो बाहर से कोई सिग्नल अंदर आ ही नहीं पाता है, तो आपका फोन कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और लिफ्ट में तो ये होता ही है, हमें पता है। और सपोज अगर आप थंडरिंग हो रही है और आप बाहर हो, मतलब थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है आसमान में और आप बाहर हो अगर, तो सिंपली आप अपने कार के अंदर ही रहिए। अगर आपकी कार मेटल की बनी हुई है तो यू आर सेफ, क्योंकि वो जो थंडरिंग है इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थिंग। तो अगर आप कार के अंदर हो, कार के अंदर मान लीजिए आपकी कार है, ये इसके व्हील्स है, मान लीजिए आपकी कार है, तो बाहर से अगर कोई बिजली कड़केगी और बिजली सपोज आपकी कार पे गिरी भी और आप अगर अंदर हो कार के, देन यू आर सेफ, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ हो इसके अंदर। ये जो बिजली आएगी इस पे कड़केगी, वो बिजली सीधा होते हुए जमीन में चली जाएगी। वो कहां चली जाएगी? ग्राउंड में चली जाएगी, एंड यू आर सेफ। इसलिए बोलते हैं कि अगर जब थंडरिंग वगैरह हो बाहर, जब बिजली वगैरह आसमान में कड़क रही हो, तो आप अगर कार के अंदर हैं, अगर आप बस के अंदर हैं और आपका कार या बस मेटल का बना हुआ है, देन यू आर सेफ। हाँ, बट अगर आपका कार फाइबर का बना हुआ है, आपका कार अगर प्लास्टिक का बना हुआ है, देन यू आर नॉट सेफ। तो मेक श्योर कि आप एक मेटेलिक कार के अंदर हो या फिर एक मेटेलिक बस के अंदर हो, देन यू आर सेफ, नो नीड टू वरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग कंडक्टर आपको मरने नहीं देगा, राइट? तो हियर फिजिक्स वर्क्स, राइट? ओके, नेक्स्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फिर से मैं वो डायग्राम एक बनाता हूं कंडक्टर की। ये कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर को मान लीजिए हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा। आइसोलेटेड कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर के ऊपर के जो चार्जेस हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे देखिए, ये सपोज फील्ड है, इसको मैं पेन से बनाता हूं। ये कंडक्टर है मान लीजिए, दिस इज कंडक्टर, ओके, एंड आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से होता है। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? ये लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक्सटर्नल फील्ड लाइंस, राइट? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया।
आपको ये चीज याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे अगर 90 डिग्री नहीं दिख रहा हो फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर के सरफेस पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही होता है। ये कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री, इट शुड बी 90 डिग्री फॉर एवरी लाइन। कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके कंडक्टर से निकल रही है, आ रही है, तो वो एंगल कितना बनाएगी सरफेस से, 90 डिग्री ही बनाएगी। और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। देखिए पहले कंडक्टर पे ये चार्जेस मिक्स्ड थे, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेगेटिव वाले चार्जेस आ गए लेफ्ट साइड, पॉजिटिव वाले चले गए राइट साइड। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, क्योंकि अंदर ये लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर की, 0। और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, अब पता है हमने जब कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको याद है, चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट इन कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चौथा पॉइंट आपको याद होगा। मैंने बोला था कि जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं आपको याद दिला देता हूं ये पॉइंट। देखिए ये चौथा पॉइंट था कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। On irregularly shaped conductor, the surface charge density is greatest at location where radius of curvature of surface is smallest. मतलब surface charge density is inversely proportional to radius of curvature, है ना। देखो फिर से पढ़ लो एक बार। On irregularly shaped conductor, the surface charge density is greatest at location where radius of curvature is smallest. तो इसको चलिए हम प्रूफ करेंगे। इसको मैं समझाना चाहूं तो देखिए, जब हम लोग एक स्पीयर लें, मेटेलिक स्पीयर, और इस मेटेलिक स्पीयर पे अगर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज डालूं मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो हियर प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। क्योंकि ये जो सरफेस था वो स्पेरिकल था, और ये कब होगा, व्हेन इट इज अ प्योर स्पेरिकल सरफेस। मतलब कहीं पे कोई भी शार्प कॉर्नर, टिप्स वगैरह नहीं होने चाहिए। व्हेन इट इज अ प्योर स्पेरिकल सरफेस, तभी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मान लीजिए अगर आपके स्पीयर पे कहीं भी छोटा सा टिप होगा ना, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहां पे चार्जेस ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, प्योर स्पेरिकल जब सरफेस होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा शेप ले लेता हूं। मान लीजिए ऐसा कोई शेप है, ये नहीं, यहां बनाते हैं। ऐसा कोई शेप है, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है, सपोज इट्स अ कंडक्टर, राइट। अगर इस पे आप इफ यू पुट पॉजिटिव क्यू चार्ज तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे, देखो जहां पे कॉर्नर्स है ना वहां पे ज्यादा चार्ज कलेक्ट होगा, मतलब ऐसे। आपको दिख रहा होगा कॉर्नर्स पे मैंने ज्यादा चार्जेस बनाया, कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्ज कलेक्ट हो जाता है। कॉर्नर्स पे, जहां पे शार्प कॉर्नर होता है वहां पे चार्जेस क्या कलेक्ट होते हैं, ज्यादा।
और जहां पे कॉर्नर्स नहीं होते वहां पे चार्जेस कलेक्ट नहीं होते। तो याद रखना कि कॉर्नर्स पे, मेटल के कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर चार्जेस ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उस रीजन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, अब ये तो और शार्प है, इससे ज्यादा शार्प है ना। देखिए यहां पे अगर आप एक सर्कल बनाइए तो ये कर्व बड़ा, एक बड़ा सर्कल बनेगा, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। यहां पे सर्कल बनाइए तो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा ज्यादा है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, राइट। तो चलिए प्रूफ करते हैं इस चीज को कि ऐसा कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्जेस क्यों कलेक्ट होते हैं, कि कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्ज, राइट, है ना, ज्यादा चार्ज, मैं यही लिख देता हूं, ज्यादा चार्जेस क्यों कलेक्ट होते हैं, क्यों कलेक्ट होते हैं, इसको चलिए प्रूफ करते हैं, राइट। मान लीजिए आपके पास दो बॉल्स हैं, ये एक जो बॉल है इसका रेडियस आर है और ये जो बॉल है इसका रेडियस छोटा आर है। दोनों मेटल के बॉल्स हैं, मेटल बॉल्स, राइट। और आपको दिख ही रहा है कि आर इज ग्रेटर देन छोटा आर। और मान लीजिए ये दोनों बॉल्स को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। तो देखिए अब ये तीनों बॉडीज जो हैं दे आर फिजिकली कनेक्टेड, दीज थ्री बॉडीज आर फिजिकली कनेक्टेड, राइट ना। तो ये तीनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड एंड दे आर द कंडक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंडक्टर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब मान लीजिए इस पे कुछ चार्ज पुट किया आपने, चार्ज पुट किया और वो चार्ज फिर क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। मान लीजिए इस वाले स्पीयर पे कुछ Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस वाले स्पीयर पे मान लीजिए कुछ Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, मान लीजिए ऐसा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, स्पीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू पहले का KQ1/R। इसके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू KQ2 छोटा r। बट V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, राइट। सो V1 इज इक्वल टू V2, तो ये हो जाएगा KQ1/R इज इक्वल टू KQ2 छोटा r, राइट ना। तो ये गया सॉरी, हाँ ये क्या है, KQ1/R इज इक्वल टू क्या है, KQ2 छोटा r। इसमें से जाएगा क्या, के चला गया, है ना। तो Q1/Q2 कितना आया, Q1/Q2 कितना आया, R/R, है ना। Q1/Q2 कितना आया, R/R आया। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है। तो पहले स्पीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना है Q1 और टोटल सरफेस एरिया कितना है 4πr²। दूसरे स्पीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना है Q2 और एरिया कितना है 4πr²। तो अगर ये σ1 और बाय σ2 का रेशो करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, Q1/4πr² डिवाइड बाय Q2/4π छोटा r²। तो 4π कट गया तो क्या बचा, Q1/Q2 इंटू r² छोटा r², राइट। बट Q1/Q2 की वैल्यू देखिए आपने इधर ही निकाली है, कितनी है, कैपिटल R/स्मॉल r। तो यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, इसके जगह क्या डाल दीजिए, कैपिटल R/स्मॉल r। तो ये हो जाएगा कैपिटल R/स्मॉल r इज इक्वल टू r² सॉरी मल्टीप्लीकेशन r² ये। तो ये एक आर ये एक आर गया, तो बचा क्या, छोटा r डिवाइड बाय बड़ा r, छोटा r डिवाइड बाय बड़ा r। तो ये देखिए क्या आ गया, σ1
डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या आया, छोटा r डिवाइडेड बाय बड़ा r, है ना। सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या आया, छोटा r डिवाइड बाय बड़ा r। तो अगर मैं यहां लिखूं सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू छोटा r डिवाइड बाय बड़ा r, बट हमें पता है कि r इज ग्रेटर देन r, बट r इज ग्रेटर देन r, तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि सिग्मा 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन सिग्मा 1, सिग्मा 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन सिग्मा 1, है ना। अब सिग्मा 2 तो ये था, इसका था ना, और सिग्मा 1 इसका था, तो क्या पता चला कि सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 आया ना। तो अगर इसका रेडियस छोटा था, कर्वेचर का रेडियस, इसलिए यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, बड़ा था, इसलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के चौथे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है, चौथे पॉइंट का, ठीक है। यहां से देखिए पता चल रहा है ना, r इज ग्रेटर देन r है, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। सिग्मा 2 मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। मतलब अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले वाले स्पीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ना। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए E2 क्या होगा, के क्यू 2 बाय छोटा आर स्क्वायर। और दोनों को अगर आप डिवाइड करो E1 बाय E2 तो क्या हो जाएगा, के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय के क्यू 2 बाय छोटा आर स्क्वायर। तो के कट गया, तो बचा क्या, Q1 बाय Q2 इंटू छोटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और Q1 बाय Q2 की वैल्यू कितनी आई है, R बाय R। तो ये हो जाएगा R बाय R इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये सिंपली आएगा क्या, सिंपली आएगा ये R बाय कैपिटल R, राइट। सो E1 बाय E2 कितना आया, छोटा r डिवाइड बाय कैपिटल R। बट यू नो दैट कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन छोटा r, दैट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 वो E1 से क्या होगी, बड़ी होगी। E2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो E1 से ज्यादा होगी। समझ रहे हैं बात। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम था, इसलिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा हो गई। तो जहां पे कंडक्टर्स के शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए आपके जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स जो आपके घरों में बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं, शार्प पॉइंट होता है उनको, या फिर त्रिशूल वगैरह का होता है ना कुछ ऐसा, इस तरह से, राइट ना, कि जो बिजली, अब ये शार्प पॉइंट क्यों दिया जाता है, ताकि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, ताकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए। तो ये जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना, शार्प पॉइंट्स, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन अट्रैक्ट एनी एक्सेस चार्ज और दे कैन गिव अवे द एक्सेस चार्ज। तो अगर कोई थंडरिंग वगैरह होगी तो थंडरिंग में बादलों पे क्या होता है, एक्सेस चार्ज कलेक्ट हो जाता है, तो बादल उस चार्ज को निकालना चाहते हैं, तो वो चार्जेस क्या करते हैं, हवा को आयोनाइज करते हुए यहाँ इस टिप से होते हुए ग्राउंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में। कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में। और ये जो टिप है, इसलिए जो आपके लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं उनके जो टिप्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, ताकि वहां पे सिग्मा बढ़ जाए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को खींच सकें, और ताकि आपका जो बिल्डिंग है, वो सोसाइटी है, वो सेफ रहे। तो ये था उस चौथे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। और आज का हमारा आखिरी एक्सप्लेनेशन है, कोरोना डिस्चार्ज। तो इसको समझने के लिए देखिए, कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं। ये आपका बीमारी वाला कोरोना बिल्कुल नहीं है, ये फिजिक्स वाला कोरोना है, राइट, एंड इट्स वेरी फन टू लर्न दिस थिंग्स। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है ऐसा, इस कंडक्टर पे मान लीजिए आपने नेगेटिव चार्जेस डाले हुए हैं, नेगेटिव 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 चार्जेस। ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे आपने नेगेटिव चार्ज डाला हुआ है, और इस कंडक्टर के अगल बगल क्या मौजूद है, इस कंडक्टर के अगल बगल क्या मौजूद है, हवा, एयर।
एयर के मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे गैसेस होंगे। तो इसके कंडक्टर के बगल में मान लीजिए एक एटम है या फिर एक मॉलिक्यूल है, किसका? आपके गैस का। तो ये उस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या है? एटम है। ये तो फूल की तरह बन गया, बट ये कोई एटम है, गैस एटम, राइट? गैस का कोई एटम है ये, राइट? तो होगा क्या कि ये जो कंडक्टर है इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, राइट? इस कंडक्टर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। देखिए कैसे कर देता है। ये एटम जो है, गैसियस एटम, ये जब नजदीक आएगा, राइट? ये गैस मॉलिक्यूल, ये ऐसे गैस मॉलिक्यूल बोलो, वो ज्यादा प्रॉपर होगा, एटम मत बोलो, गैस मॉलिक्यूल, राइट? एटम मत बोलो, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है? तो जब ये यहां पे आएगा तो देखिए होगा क्या कि इस नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो देखिए ये जो डार्क वाला पोर्शन है, दिस डार्क पोर्शन, ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो लाइन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये जो सर्कल्स मैंने ऐसे बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन नेगेटिव चार्जेस से क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हो जाएंगे? देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड वार्प हो गए ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो वार्प हो चुके हैं या फिर डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। क्यों डिस्टॉर्ट हुए? क्योंकि इस नेगेटिव ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है कि नहीं तुम दूर जाओ, राइट? बट ये न्यूक्लियस इसके नजदीक आ गया, न्यूक्लियस तो इसके नजदीक है। अब मान लीजिए किसी तरह से अब आपको पता है आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ रेज होती हैं। कुछ रेज हमको दिखाई नहीं देती, मान लीजिए यूवी रेज या फिर आपकी सन रेज तो दिखाई देती हैं, सन रेज तो हमको डेफिनेटली दिखाई देती हैं। यूवी रेज होंगी या फिर और कोई रेज होंगी जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। अगर बाय चांस उन्होंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लाउड से मान लीजिए निकाल दिया, नॉकआउट कर दिया, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर बाय चांस ऐसे निकल गया, क्योंकि रिपल्शन भी हो रहा था और किसी ने एनर्जी दे दी, प्रोवाइड कर दी, तो ये नॉकआउट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो जाएगा तो ये इतना नेगेटिव चार्ज है कि इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कि तू दूर जा, जल्दी जा। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ रैम करता हुआ आगे जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये दूर जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये दूर जाएगा तो ये जो एटम है ये क्या बन जाएगा? ये आयन बन जाएगा। कौन सा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? खो दिया। तो ये पॉजिटिव आयन कहां जाएगा? इस स्फीयर के पास जाएगा। सो पॉजिटिव आयन स्फीयर के पास जा रहा है और नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज रास्ते में किसी दूसरे एटम के साथ टकराएगा, ये मान लीजिए दूसरा एटम है, जब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा और टक्कर मारेगा किसी एक इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट कर देगा। क्या कर देगा? फिर से नॉकआउट कर देगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन है। बट ये एटम क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो ये आयन बन जाएगा। तो मैं पॉजिटिव चार्ज से शो कर देता हूं और ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में, स्फीयर के तरफ। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस राइट साइड में जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस मूविंग टू द लेफ्ट। तो इस नॉकआउट की वजह से जब ये होगा ऐसा, राइट ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है इसमें गैस के मॉलिक्यूल में, और जिसके कारण फोटॉन्स इमिट होते हैं, फोटॉन्स, और आपको लाइट देखने को मिलती है, ब्लूइश लाइट देखने को मिलती है, ब्लूइश लाइट देखने को मिलेगी, या फिर समटाइम ग्रीनिश या पर्पलिश टाइप में। वो डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स या वेवलेंथ के फोटॉन एमिट हुए हैं। ग्रीनिश लाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं कि यहाँ पे
पॉजिटिव के बजाय यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, एक स्पीयर ले लिया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो, और इसके बगल में हमने एक गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, तो यहाँ पे भी ये डिस्टॉर्ट कर देगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, क्लाउड इसके नजदीक आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आ जाएगा, राइट, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये न्यूक्लियस दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस है जो डार्क पोर्शन है न्यूक्लियस, ये दूर चला गया। अगर बाय चांस किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से नॉकआउट हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकला है यहां से, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन इसके साथ है, और यहाँ पे फिर ये तो आयन बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज किस साइड मूव करेगा, इस साइड, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या है, रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड। तो यहाँ पे भी आपको एक कलरफुल थोड़ी सी लाइटनिंग देखने को मिलेगी इस रीजन में। इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगी, लाइटनिंग, हल्की सी लाइटनिंग, और जिसको बोलते हैं कोरोना, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। देखिए ये ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे दूर जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, तो फिर बाद में ये आयोनाइजेशन नहीं कर पाता है। यहाँ पे फिर आयोनाइजेशन क्या हो जाता है, गैस का आयोनाइजेशन स्टॉप्स, तो इसलिए ये ज्यादा दूर तक आपको ये डिस्चार्ज नहीं दिखेगा, मतलब इतने दूर तक ये कुछ ऐसी लाइटनिंग दिखेगी, लाइटनिंग क्या दिखेगी, लाइटनिंग दिखेगी, ऐसे लाइटनिंग। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे एक रख दिया मैंने नेगेटिव वाला स्पीयर, और यहां पे एक रख दिया मैंने पॉजिटिव वाला स्पीयर, ऐसे इस तरह से, तो देखो कोरोना है क्या, बेसिकली कोरोना है क्या, कोरोना क्या है कि अगर आपके स्पीयर पे बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस अगल बगल के गैसेस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर सकते हैं, और आयोनाइजेशन की वजह से फिर चार्जेस की मूवमेंट होने लगेगी, और जिसके कारण आपको लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स राइट जा रहे थे और पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जाएंगे, और पॉजिटिव जो आयंस है वो लेफ्ट, पॉजिटिव आयंस जो है लेफ्ट। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स पास जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स पास जा रहे थे, और पॉजिटिव आयंस दूर जा रहे थे, पॉजिटिव आयंस दूर जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव भी मूव कर रहा है, नेगेटिव भी मूव कर रहा है। तो और क्या है, ये गैस था, राइट, ये बेसिकली क्या थी, गैस थी, ये गैस थी ना, गैस को आपने आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज करवा दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आर्क डिस्चार्ज, आर्क डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं, आर्क डिस्चार्ज। और इसको प्लाज्मा भी बोल सकते हो आप, प्लाज्मा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा डिस्चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस बोथ आर मूविंग थ्रू द गैस, और इस गैस का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बोथ आर मूविंग, राइट, एंड दे आर फॉर्मिंग अ करंट। तो एक कंडक्टिंग लूप बन चुका है, ये जो है ये कंडक्टिंग लूप कंडक्टर एक पाथ बन गया, सॉरी लूप नहीं, पाथ, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं आर्क डिस्चार्ज। तो आपने देखिए ये चीजें देखी होंगी कि आप ऐसा एक बॉल लें, राइट, ये, और यहां पे एक शार्प कंडक्टर लें, ऐसे ऐसे, राइट, ये शार्प कंडक्टर है, ये भी एक मेटेलिक बॉल है। तो यहां से ऐसे देखिए ये जो आपको स्पार्क्स देखने को मिलते हैं, ये स्पार्क्स यहां से जंप करके यहां आ जाते हैं, जबकि बीच में क्या है, हवा है, बीच में क्या है, एयर है, लेकिन फिर भी ये स्पार्क यहां से यहां तक पहुंच जाता है कंडक्टर से, राइट, पहुंच जाता है। तो ये मेटल टिप है ना, दिस इज अ मेटल टिप, मेटल टिप। तो उस टिप से ही होता है वो डिस्चार्ज। टिप से ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है चार्ज की, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ज्यादा, इसलिए वो सारा कुछ टिप पे ही होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। अ कोरोना डिस्चार्ज ऑलवेज अकर्स एट अ पॉइंटेड मेटल टिप, एट पॉइंटेड मेटल टिप, याद रखना, कोरोना डिस्चार्ज always occurs at a pointed metal tip where electric field is very strong,
वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। तो आपने अगल बगल आपने देखा होगा कि जो वायर्स जो होती हैं उनके बीच में अगर आप गैप भी रखो और हाई पोटेंशियल वायर्स हैं तो उनके बीच में स्पार्क्स देखने को मिलता है। स्पार्क, वो स्पार्क बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगल बगल के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ एंड दैट्स व्हाई करंट आ जाता है वहां पे। अदरवाइज हवा से करंट कैसे फ्लो होगा? बट आयोनाइजेशन की वजह से चार्जेस बिल्टअप हो जाते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, और वो मूव करने लगते हैं, राइट, है ना। तो इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ओके।